बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिशन सचिवालय 2025 में। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पूरा वन लाइनर फॉर्मेट अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को बारी बारी से देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि ये पर्यावरण एक परिचय यानी कि एनवायरनमेंट एंड इंट्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न ये कि वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है किस पे? तो ये वातावरणीय अपघटन पर और वातावरण के कुल आयाम पर। ठीक। और अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो ये SDG में अंतरिक्ष अनुसंधान का बात नहीं कही गई है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है। तो यह अपघटक नियोजक जिसे डिकम्पोजर भी कहते हैं। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा वातावरण। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र के सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये पर्यावरण के प्रतिरक्षा के लिए पर्यावरण के प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क एक मिनट। हाँ, अगला प्रश्न क्या था कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो किनको लिए दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। किनको दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो क्या है ये? इको मार्क। विश्व पर्यावरण सुविधा आरंभ हुआ था। तो ये 1991 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन जैव मंडल एवं बायोम से संबंधित है। तो सिमलीपाल कहाँ है? मिलान करने वाला है। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। पंचमढ़ी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नोकरेक मेघालय में है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम है। घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? मैग्रेव, फिर घास का मैदान, झील, फिर सागर। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो ये क्या कह रहा है कि जैव आरक्षित क्षेत्र और किस राज्य में है? तो मानस कहाँ है? ये असम में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगला प्रश्न क्या है? ये एसडीजी से संबंधित जो 17 SDG हैं वो उनके क्रम के बारे में पूछा गया है। तो SDG 10 क्या है? असमानताओं में कमी। SDG 13 क्या है? जलवायु क्रिया। SDG 14 क्या है? तो पानी के नीचे जीवन। और SDG 15 है तो जमीन पर जीवन। और अगला प्रश्न है कि पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं किसमें? लिम्नेटिक क्षेत्र में। पानी का खुला क्षेत्र होता है लिम्नेटिक क्षेत्र। पानी का खुला क्षेत्र क्या होता है? लिम्नेटिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पोषक स्तर बनते हैं किससे? तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण क्या हैं? तो ये हैं क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस क्या है? तो ये है नाइट्रोजन। लगभग कितना पाया जाता है? 78%। उसके बाद से उससे कम क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, जो कि 21% होता है लगभग। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम इकोसिस्टम दिया था। तो ये टेंसले ने दिया था। सर्वप्रथम इकोसिस्टम किसने दिया था? टेंसले ने। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभोग नहीं है। तो ये सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण प्रभावित होता है किससे? तो ये मानवीय क्रियाओं से प्रभावित होता है। और अगला प्रश्न क्या है?
मोनोक्लाइमेक्स अर्थात एकल चरम, मोनोक्लाइमेक्स अर्थात एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। समुदाय का संयोजन संगठन का विकास है, उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो ये होता है समपारिस्थितिकी। किसमें किया जाता है? ये समपारिस्थितिकी में किया जाता है। अगला प्रश्न मिलान वाला है, SDG से संबंधित है। तो SDG 10 क्या कर रहा है? असमानताओं में कमी। ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन, SDG 14 जल के नीचे जीवन और SDG 15 भूमि पर जीवन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी किसके द्वारा? तो ये A.G. टेंसले के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है तो ये दोनों ऊर्जा का प्रवाह एक खनिजों का चक्रण। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र के वे आते हैं जिसमें पानी बहता रहता है, जैसे नदी, झरना, ये हो गया। जीव और वातावरण। अगला प्रश्न है, जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये क्या है? पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था अर्निस्ट नेस के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है किसे? A.G. टांसले को। पारिस्थितिकी निकेत आला का संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ये ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये धान के खेत है। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी क्या है? तो कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, नम भूमि। वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो क्या है? ये यूकेलिप्टस। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है तो किसे माना जाता है? यूकेलिप्टस को। और यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है तो क्या है? सामुद्रिक। ये होता है क्या है? ये सामुद्रिक है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो पोषण स्तरों की कम संख्या। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्विक ऊष्मन। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है किससे? तो लकड़ी के काटने से बिगड़ता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है किसमें? तो गहरे समुद्र में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह नारा है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? इस यूट्रोफिकेशन। इसमें पोषण स्तरों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों के संचरण से है। इसमें पहला प्रश्न है, वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। जैव पारिस्थितिकी तंत्र सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है हरे पौधे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। मानव प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता भी है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको? तो ये सर्वाहारी को पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजक, जिसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजर। अगला प्रश्न है कि जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम बढ़ाता है जलपादप, घोंघा, मछली व पक्षी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्रण। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्रण। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो ऑक्सीजन के चक्र में है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है किसमें? तो ये सीधा होता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। अगला प्रश्न है,
जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पे जैविक पदार्थ अधिकतम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण से है। तो पहला क्वेश्चन है नाक नी सिंड्रोम। नाक नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है क्या? तो ये फ्लोराइड्स होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व का मापन होता है तो धुआं के घनत्व के मापन में होता है। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? तो लाइकेन। अगला प्रश्न है वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है किसमें? जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है तो ये क्या नहीं है? कीटनाशक। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? ये 1974 में लाया गया था। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं क्या है? तो ये यूट्रोफिकेशन, ये जलीय प्रदूषण से संबंधित है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? वायु प्रदूषण का। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। अगला प्रश्न है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा। अगला है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कहलाते हैं आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अनुपलब्ध हो जाएगा। निम्नीकरणीय अर्थात डिग्रेडेबल प्रदूषक क्या है? तो घरेलू वाहित मल। अगला प्रश्न है कि 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि कहलाती है क्या कहलाती है? खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है तो ये सीता अशोक है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है क्या? जेट उड़ान। अगला प्रश्न है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या है? तो सीवेज। जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या है? सीवेज। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स। क्या है? यूरो नॉर्म्स। अगला प्रश्न है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है क्या? तो ये हाइड्रोजन। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या? मृदा जल एवं वायु प्रदूषण। भारत में का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? ये 2019 का डाटा है किसका? गाजियाबाद। उस समय था लेकिन ये इस समय गाजियाबाद नहीं है। ये पुराना डाटा है तो ये पूछने की संभावना बहुत कम है। अगला प्रश्न है स्वचालित वाहनों से निर्यातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। जैव निम्नीकरण क्या है? तो ये है सीवेज। जैव निम्नीकरण क्या है? सीवेज। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है क्या? तो लाइकेन। रुधिर वर्षा होता है इटली में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। अगला प्रश्न है किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? तो ये दामोदर नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभावित होता है? तो लीवर और किडनी की क्षति होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है? कैंसर होता है। धूल कण से क्या होता है? श्वास संबंधी रोग होता है। और सीसा से क्या होता है? सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है। ऊर्जा का अगला प्रश्न है ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। NAQI से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है यूट्रोफिकेशन। अगला प्रश्न जैव विविधता है उसके संरक्षण से है। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है धूपगढ़ चोटी। भारत में एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है किसे? तो ये पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरण है तो ये क्या है? ऊन है।
वह वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा है तो यूकेलिप्टस। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है किसे? भारत म्यांमार क्षेत्र। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो इसे ये कौन सा है? ये नीलगिरी है। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है? तो ये कीटनाशक होता है। वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है, किसे क्या कहते हैं? कवक। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्राकृतिक वास का विनाश। भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, ये विंध्यन क्षेत्र का नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाला हॉटस्पॉट क्या है? तो ये पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? शांत घाटी में। विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो दिसंबर 2002 में। कब किया गया था? ये दिसंबर 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये चेन्नई में है। जैव विविधता का अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विन्यास से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विन्यास। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कमल का प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप में कहाँ पाया जाता है? तो ये फूलों की घाटी में पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के दशक के रूप में घोषित किया गया था किसे? 2021 से 20 को। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस एवं गैसें उनका प्रभाव से हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण पीतल फीका पड़ जाता है, किसके कारण? तो हाइड्रोजन के सल्फाइड के कारण। अगला प्रश्न है, हरित गृह गैस नहीं है, तो ये हरित गृह गैस नहीं है, तो क्या है? आर्गन नहीं है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जल विभाजक क्या कहते हैं? उसे हम लोग जल विभाजक कहते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली उत्तेजक होता है, इसे क्या कहते हैं? पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसे कहते हैं। धान के खेतों में दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होता है, ये मेथेन। क्या होता है? ये मेथेन होता है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देश के बीच एक समझौता हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, तो ये हाइड्रोजन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन गैस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है, तो आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है, वो किसका देश योगदान है? तो चीन का। विश्व के हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? 6.5 है। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप में प्रारंभ हो गया था किस गैस का? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है किसको?
सिल्वर लवण को छिड़का जाता है। अगला प्रश्न जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन से है। तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है किससे? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। चूँकि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वो लघु तरंग के रूप में होता है। जलवायु परिवर्तन द्वारा अंतर शासकीय पैनल को स्थापित किया जाता है, सन 1988 में किया गया था। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के नवीन अध्याय में जोड़ा गया कब? ये जोड़ा गया था 2011-12 में। कब जोड़ा गया था? 2011-12 में। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। भारत का जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी कब? 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देशों के समूह से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से हैं। तो डाप्सन इकाई मापा जाता है किसमें? ओजोन सांद्रता को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है क्या? तो ओजोन इसमें सदैव होता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसमें? डाप्सन में। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला प्रश्न है सूर्य से प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभियंत्रण पैदा होती है, तो ये ओजोन है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर, अगला प्रश्न है तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था किसने? तो इसने ये लगाया थे GW केंट। किसने लगाया था? GW केंट मूर ने। अगला प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है क्या? तो ये पराबैंगनी किरण। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था किसने? ब्रिटिश टीम ने लगाया था। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये क्या है? विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वह सीमा क्या कहलाता है? 240 से 280 नैनोमीटर तक। ध्रुवों के ऊपर ओजोन क्षेत्र का अधिकतम मान होता है अक्टूबर-नवंबर के मध्य होता है। अगला प्रश्न वन्यजीव उसके संरक्षण से संबंधित है। तो भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, चूँकि ये 2021 की रिपोर्ट है, वर्तमान में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरिगा। किसका हो जाएगा? कोरिगा। अगला प्रश्न है वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक क्या था? तो वैल्यूइंग वाटर। सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1992 में। हांगुल नामक हिरण पाया जाता है कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुद भूमि। रेगिस्तान में जो निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं? मरुद भूमि। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। वन हास का मुख्य कारण क्या है? कृषि विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किसे? वनारोपण से। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनों को काटना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया था? 29 जुलाई को। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में।
नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है गिद्ध संरक्षण करना। वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है क्या? वालपराई नगर। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी में वह ड्रग जो गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है तो डिक्लोफेनिक सोडियम। अगला प्रश्न है, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%। कितना? 5% पाए जाते हैं। वह राज्य जहां की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की थी तो हिमाचल प्रदेश। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो नॉर्वे है। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है आजकल भारत में पाया जाता है कहाँ? तो ये राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व से है। इसका पहला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात सोन चिड़ैया कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया कहाँ? ये जैसलमेर में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में है कालेसर नेशनल पार्क। जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, वन्य जीव अभयारण्य और किस राज्य में है? तो नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। मानस कहाँ है? असम में। अगस्त्यमलाई कहाँ है? केरल में। देहांग देवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है किससे? हंगुलेव कश्मीर के स्टेक से। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस लिए? तो बाघों के लिए। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। बखीरा पक्षी बिहार स्थित है संत कबीर नगर में। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को के जैव मंडल नीचे के सूची में नहीं है तो क्या नई सूची में? कच्छ का रण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व। अगला प्रश्न कर रहा है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था कौन सा था? ये कंचनजंगा था। जुलाई 2016 में यूनेस्को ने भारत विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं 35। वर्तमान में कितने हैं? 42। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि क्या है? मन्नार की खाड़ी। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित शीत मरुस्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क और अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित कहाँ है? मेघालय में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ के खाड़ी में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित कहाँ है? सुल्तानगंज में। ये कहाँ है? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा था? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है काजीरंगा में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? कर्नाटक में। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित कहाँ क्या है? तो विश्व धरोहर स्थल है। जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र अवस्थित कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। चिनार वन्यजीव बिहार अवस्थित कहाँ? केरल में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट किससे संबंधित किस राष्ट्र से? महाराष्ट्र से है। मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व क्या है? दम्फा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र क्या है? पेंच। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य व देश। तो बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज कहाँ है? अफगानिस्तान में। दो फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? नेपाल में। नागरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? चीन में। बमडेलिंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? भूटान में।
अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है। तो नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। मानस कहाँ है? असम में। दिबांग दिबांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और अगस्त मलाई कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये केरल में है। भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों फैला हुआ है नोकरेक। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है। तो नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार केरल में है। और लामजाओ मणिपुर में है। ये भी क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ ये है मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में है। रोहिला हिमाचल प्रदेश में है। और गिर गुजरात में है। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है। तो दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटक। दाचीग्राम कहाँ है? ये दाचीग्राम जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटक। अगला प्रश्न संसाधन से संबंधित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्मी ईंधनों में सर्वाधिक ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो ये सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल क्या है? सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। भारत ने अपना प्रथम अणु युक्त का परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। टाटा ऊर्जा अनुसंधान ने नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद देश में पर्यावरण का अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है क्या? ग्रीन इंडिया 2047। ग्रीन इंडिया 2047। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। फलीदार पौधों से पेट्रोपादप भी पाता है करेंज। बायोडीजल पौधा है, तो ये रतन जोत है। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। देश का प्रथम रूप से जैविक राज्य घोषित कैसे किया गया था? ये सिक्किम को किया गया था। जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छ ईंधन क्या है? तो प्राकृतिक गैस है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा क्या? तो ये हाइड्रोजन। अगला प्रश्न पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है। तो पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है क्या है? सहज रहन सहन का प्रतिरूप। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पत्ति हुई है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? ये 1974 में आया था। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो को जब भी डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 क्या है? तो सन 1986 में ये आया था। सॉरी, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। रियो शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित किससे? तो ये सतत विकास से संबंधित है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था कब? 1985 में। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अर्थात नीरी अवस्थित है कहाँ? नागपुर में। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है स्थायी विकास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान
भारतीय वनस्पति शोध स्थान अवस्थित कहाँ है? ये लखनऊ में है। भारत का वन्य जीव स्थान कहाँ है? देहरादून में है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। टम्बाओ कहाँ है? ये सिक्किम में है। कुराडी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अंसुपा कहाँ है? उड़ीसा में है। और यारलपुट कहाँ है? मणिपुर में है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो ये सौज झील कहाँ है? मैनपुरी में। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। और सरसई झील कहाँ है? इटावा में है। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल स्तर में अवस्थित है? समताप मंडल में। केऊबल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लोकटक में अवस्थित है। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं कितने नीचे तक? तो 200 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। जैविक मरुस्थल कहते हैं किसे? तो ये दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। इको मार्क का प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए संरक्षित सामग्री से। फ्लाई एश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। वह स्तनधारी जो अंडे देता है एकेडिना। अगला प्रश्न है। वह उत्पाद जिसे इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण से मित्रवत हो। मिलान करने वाला अगला प्रश्न। दिवस अर्थात 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है। तो वन महोत्सव का प्रारंभ हुआ था 1950 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। मगरमच्छ परियोजना 1975 में। और हाथी परियोजना कब आया था? 1992 में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस के संदर्भ में सही कथन क्या था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो मैग्रोव स्थल कारिंगा मैग्रोव स्थल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड कहाँ है? केरल में। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। बिक्रोली है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध स्थान स्थित है नागपुर में। वह तंत्र जिससे पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? मृदा रहित पादप संवर्धन है। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है किस कब? 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हैलोक्लाइन। अगला प्रश्न है कि हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है क्या? तो ये साफिर सिम्पसन मापक है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म जीव क्या है? साइनोबैक्टीरिया। हेकिस्टोर्थम पौधे जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। ये हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैविक विविधता का संरक्षण प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना ये तीनों आवश्यक हैं सतत विकास के लिए। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी कब हुआ था? मार्च 21, 1994 को। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदचाप। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है 110वां। ये पुराना प्रश्न है जिसको पूछने की संभावना बहुत कम है। वर्ष 2012 के जनवरी में वह मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना तो क्या था? ये ला नीना। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो ये 20 है। वह जनजाति जो घास के प्रदेशों में रहती है तो मसाई। द लोनली प्लेनेट ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ भारतीय वन्यजीव गंतव्य का पुरस्कार मई 2016 में दिया गया था किसे? तो मध्य प्रदेश पर्यटन को। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में हुआ वह अफगानिस्तान में स्थित है।
किस प्रांत में? तो हेरात प्रांत में। किस कहाँ है? हेरात प्रांत में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। गौरी देवी किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? एजी टांसले से। ग्लेशियोलॉजी किससे? ग्लेशियर से। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? हरितगृह प्रभाव से है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता में कमी आवश्यक है। किसके लिए? तो ये संतुलित विकास के लिए। किसके लिए है? संतुलित विकास के लिए है। अर्थात इसमें इतना ही प्रश्न था। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो पड़े तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मिल जाए।